हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो भाई हमने अपनी पिछली वीडियो में अपने बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे हरियाणा जीके के। और आज हम अपनी अगली वीडियो में अपने अगले क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रहे हैं। आई होप भाई आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करो। तो भाई चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर खालिस्तान में है तो कहाँ है भाई? ये है ऑप्शन नंबर ए, बोध गया का बिहार में। मतलब ये जो गौतम बुद्ध है ना उनसे रिलेटेड अब क्वेश्चन आ रहे हैं। बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर बिहार राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है भाई? तो ये है बिहार राज्य में। और यह मंदिर भगवान बुद्ध को समर्पित है और यह भारतीय मंदिर वास्तुकला की शास्त्रीय पद्धति से निर्मित है। और इसके मुख्य जो मंदिर की दीवार की औसत ऊंचाई कितनी है भाई? 11 मीटर है। और इसमें पूर्व और उत्तर की ओर से प्रवेश द्वार है और इसके निचले स्तर पर मधुचूस और कुछ कुलहंस प्रारूप के साँचे के डले तहखाने हैं। ठीक है, क्या है भाई? इसके जो निचला स्तर है ना उसके नीचे क्या है? जो मधुचूस और जो कुछ कुलहंस प्रारूप है उसके तहखाने हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम है वैशाली। तो देखो महावीर स्वामी ऐसे याद रख लेना, महावीर स्वामी बहुत विशाल थे इसलिए उनका जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट जो कुंडग्राम है वहाँ पे हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था भाई? सिद्धार्थ था। और माता का नाम क्या था? माता का नाम त्रिशला था। महावीर को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे क्या कहलाए? कैवलिन, अर्थ, हर्त, जीन और निग्रंथ कहलाई। उनको भाई 12 साल उन्होंने कठोर तपस्या की थी। तत्पश्चात उनको ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उनको भाई ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल हैं? तो कहाँ शामिल है भाई? तो वो है कुरु और पांचाल। चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ जो अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है, जिसमें कुरु जनपद आधुनिक हरियाणा व दिल्ली के क्षेत्र में पड़ता है, जिसकी राजधानी क्या है भाई? इंद्रप्रस्थ है। जबकि जो पांचाल आधुनिक उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं व फरुखनगर जो फरीदाबाद जिले में पड़ता है और उसकी राजधानी क्या है भाई? कामपिल्लै व अहिच्छत्र थी। ठीक है, क्या थी भाई? अहिच्छत्र। कौन कौन से हरियाणा में क्षेत्र शामिल है? कुरु और पांचाल। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ है। जो अहिंसा है ना भाई वो इसके हिस्सा नहीं है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ आते हैं। और धम्म यह उनकी शिक्षा से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है संघ का अर्थ क्या होता है? उन सभी का समुदाय जो शिक्षाओं का पालन करते हैं। किसका समुदाय भाई? जो शिक्षाओं का पालन करते हैं। और अहिंसा का संबंध किससे है? त्रिरत्न से नहीं है। अहिंसा का संबंध त्रिरत्न से नहीं है। ये 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। जो अहिंसा है वो अलग है। फिर है गणराज्यों के उदय, जैसे योद्धे, कुनिंद, अगर और अर्जुनायन। ये है, देखो इसमें आता है कुरु प्रदेश की राजधानी जो वर्तमान में हरियाणा, दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक थी। तो वो कौन सी थी भाई? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। इसमें है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 जनपदों में कुरु जो महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो आज के टाइम में क्या कहलाती है? दिल्ली, हरियाणा, मेरठ के अंतर्गत जो हिस्सा है वो आता है। यहाँ पर इक्ष्वाकु नामक राजा शासन करते थे। ठीक है, जो 16 महाजनपदों में से एक थी वो थी इंद्रप्रस्थ। और यहाँ के कौन कौन से जो आधुनिक, जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, मेरठ इसके अंतर्गत आता था। और यहाँ पर जो इक्ष्वाकु नाम का जो राजा था वो शासन करता था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में यादवों का शासन था?
तो भाई हरियाणा का कौन सा इलाका है जहाँ पे यादवों का शासन था? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, रोहतक। तो 3री शताब्दी में योद्धे का शासन रोहतक क्षेत्र में था। कहाँ था भाई? योद्धों का शासन रोहतक क्षेत्र में था। और एएस अल अल्टेकर के अनुसार रोहतक यादवों की राजधानी था। जो भाई एएस अल्टेकर है उनके अकॉर्डिंग ये माना गया है कि जो ये यादवों का जो राजधानी थी वो रोहतक मानी गई है। और योद्धे गण के जो सिक्के हैं मुख्यतः जैसे कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, सुनेत, जैसे जिसको हम पंजाब बोलते हैं, रोहतक, सोनीपत, औरंगाबाद, जो सिरसा, हांसी, हिसार, सहारनपुर, गढ़वाल, अजमेर आदि इन क्षेत्रों के में मिले हैं। ठीक है, जो ये जो मैंने नाम बोले हैं ये सब इस क्षेत्र में मिले हुए हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? तो जो महाभारत थी उस टाइम पे भाई भीष्म पितामह का नाम रियल था वो क्या था? तो उनका नाम था देवव्रत। तो महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम देवव्रत था। और भीष्म राजा शांतनु के पुत्र थे और महाराजा शांतनु की जो पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जो भाई भीष्म थे उनको क्या वरदान प्राप्त था? इच्छा मृत्यु का, कि जब वो चाहेंगे ना उनकी मृत्यु उस टाइम पे होगी, इससे पहले उन्हें कोई भी मार नहीं सकता। और गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे भाई ये, माता गंगा की कोख से। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है? जो भाई कुरुक्षेत्र है उसको धर्म क्षेत्र के रूप में किस में, मतलब किस ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है जिसमें उसको ये बताया गया है? तो वो है भगवत गीता। तो भगवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। जो भगवत गीता है उसका जो प्रथम श्लोक है उसमें ही जो कुरुक्षेत्र है उसको धर्म क्षेत्र बताया गया है। और महाभारत व अन्य पुराणों में कुरुक्षेत्र की महिमा के बारे में बताया गया है। महाभारत में के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। तो भाई महाभारत का जो कुरुक्षेत्र के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जहाँ यहाँ कुरुक्षेत्र में आके जो लोग हैं ना वो पाप से मुक्त हो जाते हैं। और महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था भाई? तो ये हुआ था कुरुक्षेत्र में। और यहीं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। कहाँ दिया था भाई? कुरुक्षेत्र में ही भगवान कृष्ण ने दिया था ना अर्जुन को गीता का उपदेश। फिर उसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन है, इसमें है कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? तो भाई सभी को पता है, ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। इसमें आता है कि ज्योतिषर हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक स्थान है। तो ज्योतिषर कहाँ है भाई? कुरुक्षेत्र में स्थित एक स्थान है। और यह एक ऐतिहासिक हिंदू तीर्थ स्थल है जो कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पर थानेसर से 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। एक भाई ये एक ऐतिहासिक हिंदू स्थल माना जाता है जो कुरुक्षेत्र के जो पेवा मार्ग है ना वहाँ पर थानेसर से कितनी 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। फिर आता है यहीं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किसका उपदेश दिया था? गीता का उपदेश दिया था। फिर उसके बाद है श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश, फिर वही क्वेश्चन है भाई, बार बार रिपीट करके घुमा फिरा के वही क्वेश्चन दे देते हैं। तो वो कुरुक्षेत्र में आप सभी को पता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है? तो भाई हरियाणा क्षेत्र है वो किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है? तो वो रहा है उपरोक्त सभी। इसमें बिंदुसार भी, अशोक भी और चंद्रगुप्त भी। इसमें आता है कि हरियाणा क्षेत्र बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य तीनों मौर्य राज्यों के राज्य का भाग रहा है। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी भाई? मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके द्वारा की गई थी। और चाणक्य इनका प्रधानमंत्री था। चाणक्य क्या था भाई? इसका प्रधानमंत्री था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। कौन सी खोज दर्शाती है भाई? तो वो है शुद्ध। तो आधुनिक शुद्ध है जो प्राचीन सहस्त्रधन है, मौर्य राजा अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो भाई मौर्य राजा जो अशोक थे उसके टाइम पे एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और चीनी जो तीर्थयात्री था युआन चुआंग के अनुसार यह जगत 10वें स्तूप और एक मठ के रूप में सुशोभित था।
और चनेती बौद्ध स्तूप सुध से 3 किलोमीटर दूर पर स्थित है। जो भाई चनेती है ना, वो बुद्ध से कितने, जो मतलब स्तूप है सुध से कितने किलोमीटर दूर है, तो 3 किलोमीटर दूर है। और हेनसांग के अनुसार इसे अशोक द्वारा बनाया गया था। हेनसांग के अकॉर्डिंग भाई इसे किसने बनाया है, तो इसे बनाया है अशोक ने। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल के किस स्थान पर हैं। तो भाई जो कुषाणकालीन स्तूप है उसके भग्नावशेष करनाल में किस स्थान पर हैं, तो वो है असंध में। असंध कहाँ है, करनाल में। तो इसमें आता है कि कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के जो भग्नावशेष हैं वो करनाल के असंध नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं भाई, असंध नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। और शहर के मध्य में असंध की जो संरचना है वो जमीन से 25 मीटर ऊपर उठती है, और यह कहा जाता है कि यह कुषाण काल से संबंधित है। भाई जो शहर के बीच में है जो असंध की संरचना, माना जाता है कि वो जमीन से 25 किलोमीटर ऊपर उठती है, और यह कहा जाता है कि यह कुषाण काल से संबंधित है। फिर आता है, वास्तव में यह एक स्तूप के आकार की है। क्या है भाई, स्तूप के आकार की मानी जाती है रियल में ये। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर आता है वर्धन वंश। तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, तो हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। तो चालुक्य शासक जो पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो भाई दोनों के बीच में 618 में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। और पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख व हेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। तो भाई पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो ऐहोल अभिलेख और जो हेनसांग का विवरण है उसमें भी इस युद्ध का साक्ष्य मिलता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो प्रदेश का स्थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी। तो किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी भाई, वो थी हर्षवर्धन की। तो इसमें आता है कि जो संस्कृति साहित्य हर्षचरित्र में थानेसर का बृहद उल्लेख मिलता है, और यह नगर सरस्वती तथा घग्गर नदी के मध्य बसा हुआ था। तो किस किस के बीच में बसा हुआ था भाई, सरस्वती के बीच में और घग्गर नदी के बीच में। इसे ब्रह्मवर्त क्षेत्र का केंद्र बिंदु माना जाता है। किसे माना जाता है भाई, इसे ब्रह्मवर्त का केंद्र बिंदु माना जाता है। और 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में थानेश्वर पुष्यभूति वंश के शासक की राजधानी थी। माना जाता है कि भाई जब 6ठी शताब्दी थी तो थानेश्वर पुष्यभूति जो वंश के शासक थे उनकी राजधानी माना जाता है। और वर्धन वंश के प्रथम शक्ति सम्राट कौन थे, प्रभाकर वर्धन ने इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। तो भाई जो शक्तिशाली प्रभाकर वर्धन थे उन्होंने भी इसको अपनी राजधानी बनाया था। और यद्यपि जो हर्षवर्धन के समय भी थानेसर कुछ समय तक वर्धन वंश की राजधानी बनी रही। भाई जो हर्षवर्धन था उसके टाइम पे भी कुछ टाइम तक तो ये उनकी राजधानी बन नहीं रही, लेकिन कुछ टाइम उसके बाद जो हर्षवर्धन ने थानेसर को में अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था। तो भाई उसके बाद किससे बना दिया था, उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी बना दिया था कन्नौज को। फिर है महमूद गजनबी ने 1014 में थानेसर पर आक्रमण कर यहाँ जो स्थित पवित्र चंद्रास्वामी मंदिर को नष्ट कर दिया। और थानेसर वर्तमान में अम्बाड़ा एवं करनाल के मध्य है। तो भाई जिस टाइम पे महमूद गजनबी ने 1014 में थानेसर पर आक्रमण किया, और यहाँ से उन्होंने जो चंद्रास्वामी की मूर्ति थी उसको नष्ट कर दिया। और थानेसर जो वर्तमान में कहाँ है, अम्बाड़ा और करनाल के मध्य स्थित है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो कौन सा शहर भाई हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो वो थे थानेसर। हर्षवर्धन का संबंध किससे है, थानेसर के वर्धन या पुष्यभूति वंश से था। किस किस से था भाई, थानेसर के वर्धन और पुष्यभूति वंश से था। और यह 606 ईस्वी में हर्षवर्धन को थानेसर की गद्दी पर बैठाया गया। जब हर्षवर्धन राजगद्दी पर आसीन हुआ तब उसकी राजधानी कौन सी थी, थानेश्वर थी।
बाद में उसने अपनी राजधानी क्या कर ली, कन्नौज स्थानांतरित कर ली। जिस टाइम पे वो बैठाया गया उस टाइम पे तो उसकी राजधानी थानेसर ही थी, लेकिन उसके बाद उसने अपनी राजधानी को चेंज करके कन्नौज कर लिया। और सन 647 में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है भाई। 647 में सम्राट हर्षवर्धन थे, उनकी मृत्यु हो गई। बांसखेड़ा अभिलेख में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं और उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनका उल्लेख मिलता है। जो अभिलेख है बांसखेड़ा, उसमें जो राजा हर्षवर्धन है उसकी जो घटनाएं हैं और उनका जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका उल्लेख मिलता है भैया में, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो कब, कौन सी शताब्दी में की थी भाई, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व उन्होंने अपनी राजधानी कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में स्थापित की थी। इसमें आता है कि जो गुप्त वंश के पतन के उपरांत पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। गुप्त वंश का जो पतन हो गया था उसके बाद भाई जो पुष्यभूति वंश के जो शासक थे उन्होंने अपना जो विशाल साम्राज्य था वो स्थापित किया। और इस वंश की राजधानी थानेसर, मतलब हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर स्थान पर, थानेसर आप सभी को पता है कुरुक्षेत्र में के स्थित है थी। और राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में जो हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठा, उस समय उसकी आयु केवल कितनी थी भाई, जिस टाइम पे जो थानेसर जो राजा हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठे उस टाइम पे उनकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। और थानेसर हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी। क्या थी भाई, थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी थी। और शशांक को पराजित करने के बाद कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया, ठीक है। जो भाई शशांक था उससे उन्होंने हर्षवर्धन ने लड़ाई की और उसके बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे। तो राजा हर्षवर्धन थे भाई प्रभाकर वर्धन के। किसके पुत्र थे, प्रभाकर वर्धन के। राजा हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। जो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन को थानेसर की गद्दी पर बैठाया गया। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन को गद्दी पर बैठाया गया था और उनको क्या कहा जाता है, शिलादित्य भी कहा जाता है। और उनके जो परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, उन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी भाई, जो परम भट्टारक है उसकी उपाधि धारण की थी। हर्षेक जो महान लेखक हैं वो माने जाते हैं। और उन्होंने क्या क्या लिखे हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली जो नाटक हैं ये उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी। तो जो हर्षवर्धन है उसकी जीवनी किसने लिखी, उनकी जीवनी लिखी बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी हर्षचरित्र के नाम से लिखी है। और हर्षचरित्र बाण की प्रारंभिक रचना है जो गद्य के भेद आख्यायिका के अंतर्गत आती है और इसमें 8 उच्छ्वास हैं। इसके अंतर्गत बाणभट्ट ने कादम्बरी की भी रचना की है। भाई आपको आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। और भाई मैंने है ना अपनी अलग अलग वीडियो का टाइम टेबल बना दिया है आपके लिए, सभी के लिए। जैसे 11 बजे मैं हरियाणा करंट अफेयर करवा देती हूँ कि वीडियो डल जाती है भाई 11 बजे, उससे पहले भी 2-3 मिनट तो आप वो देखना। और 1 बजे भाई मैं हिस्ट्री की क्लास डाल देती हूँ, वो कंप्लीट थ्योरी के साथ है। अभी हमने सिंधु घाटी सभ्यता उसमें कंप्लीट कर लिया है। अगर आप आज से वीडियो स्टार्ट कर देते हो देखना तो भाई आपको मतलब कंटिन्यू मिलती रहेंगी। फिर मैं 4 बजे भाई जो जीके जीएस है उसकी वीडियो डाल देती हूँ। और 5 बजे हरियाणा जीके है, मतलब जो ये अब करवा रही हूँ ये 5 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। और 6 बजे आपको स्टैटिक जीके मिल जाएगी विद थ्योरी के साथ, ठीक है, कि कौन किस टाइम पे क्या क्या था। ऐसे क्लासेस दे रही हूँ मैं। और अगर आप सभी मेरे से ऑनलाइन मतलब लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हो कि भाई आप बोलो कि मैम ऐसे जो लाइव अब करवा रहे हो ऐसे ही लाइव आगे करवाओ, तो भाई मैं वो भी करवा दूंगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे ना तभी आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, अदरवाइज ऐसे ही वीडियो डालती रहूँगी मैं, ठीक है। लेकिन हाँ आएंगी टाइम पर ही, जो टाइम मैंने दे रखा है ना उसी टाइम पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। ये नहीं है कि बाद में अगर 1 का नाम लिया तो 3 बजे वो वीडियो डल रही है, नहीं। अगर 1 बजे का नाम लिया है तो आपको वो वीडियो 1 बजे ही मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? तो भाई कौन सा सम्राट था जिस टाइम पे जो चीनी यात्री हेनसांग है वो आया? तो था हर्षवर्धन। इसमें है कि चीनी यात्री हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय में हरियाणा क्षेत्र में आया था। और हेनसांग ने अपनी जो भारतीय यात्रा के उपरांत एक ग्रंथ सिंयुकी लिखा था। सिंयुकी की रचना किसने की थी भाई? तो वो की थी हेनसांग द्वारा। और ये हर्षवर्धन था उसके दरबार में आया था। और इसमें है कि हेनसांग सन 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय भी गया था। तो हेनसांग कहाँ गया था भाई? जो नालंदा विश्वविद्यालय वहाँ भी गया था। और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे भाई? शीलभद्र थे। जिस टाइम पे जो हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था उस टाइम पे जो नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति माने जाते हैं वो आचार्य शीलभद्र माने जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो हुई है भाई सोनीपत से। तो हर्षवर्धन को प्राचीन भारत के शासकों की परंपरा का अंतिम व प्रतापी सम्राट माना जाता है। भाई जो शासक की जो परंपरा होती है और भारत के शासकों की जो परंपरा का जो अंतिम और प्रतापी सम्राट है वो हर्षवर्धन को माना जाता है। हर्ष का जन्म थानेसर के राजा प्रभाकर वर्धन के यहाँ हुआ था। तो भाई हर्ष का जन्म किसके यहाँ हुआ था? जो थानेसर के राजा थे प्रभाकर वर्धन उनके यहाँ हुआ था। और उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, इन्होंने चेंज किया था अपनी राजधानी को। फिर उसके बाद आता है हरियाणा के सोनीपत स्थित टीले की खुदाई के दौरान यहाँ से योद्धा काल के सिक्के एवं हर्षवर्धन के तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। जिस टाइम पे हरियाणा में सोनीपत टीले की खुदाई की गई उस टाइम पे माना जाता है कि ये योद्धा काल के यहाँ से सिक्के और हर्षवर्धन की जो तांबे की मोहरें हैं वो प्राप्त हुई हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने सन खालिस्तान में कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की। कब की भाई? राजा थानेसर मतलब जो हर्षवर्धन है उन्होंने की 700 में। तो राजा हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में थानेसर के पास अपनी राजधानी स्थापित की। और इनका कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है भाई? 606 से 647 ईस्वी तक इनका कार्यकाल माना जाता है। और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी किसको कर लिया भाई? कन्नौज को मान लिया अपनी राजधानी। और हेनसांग जो हर्ष के दरबार में अपने वाली चीनी बौद्ध यात्री था। ठीक है, जो हेनसांग था वो हर्ष के दरबार में आने वाला चीनी बौद्ध यात्री था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हर्ष का टीला स्थित है। तो हर्ष का टीला भाई कहाँ स्थित है हरियाणा में? तो इसमें है कि राजा हर्ष का टीला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में के थानेश्वर नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, और यह टीला 15 से 18 मीटर की ऊंचाई पर 1 किलोमीटर लंबाई और 775 मीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। कितना भाई? 15 से 18 मीटर ऊंचाई पर 1 किलोमीटर लंबाई और जो 750 मीटर है उसकी चौड़ाई पर फैला हुआ है। और भारतीय पुरातात्विक विभाग को खुदाई में अब तक 6 सांस्कृतिक और ऐतिहासिक काल से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। ठीक है भाई, कितने मिले हैं? 6 सांस्कृतिक और ऐतिहासिक काल से संबंधित जो पुरातात्विक अवशेष हैं वो मिले हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्धन वंश का प्रथम राजा था। तो वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था भाई? तो वो था प्रभाकर वर्धन। जो प्रभाकर वर्धन का कार्यकाल माना जाता है वो माना जाता है 580 से 605 तक। ठीक है, कब से कब तक? 580 से 605 तक का। सन 580 ईस्वी में राज्याभिषेक उनका हो गया था प्रभाकर वर्धन का, जो वर्धन वंश का प्रथम राजा था। और यद्यपि पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली नामक मतलब सबसे शक्तिशाली शासक बना था। कौन बना था भाई? जो प्रभाकर वर्धन है वो पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। सन 605 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था भाई? प्रभाकर वर्धन ही था। और ऐसा उनकी उपाधियों जैसे परम भट्टारक और महाराजाधिराज से ज्ञात होता है। अगर देखो आप महाराजाधिराज तो कर दोगे लेकिन अगर आपसे परम भट्टारक पूछ ले तो किसकी है तो आपको उस टाइम पे नहीं पता चलेगा ना। तो ये प्रभाकर वर्धन की ही है और यह उपाधि है। और यह सूर्य का उपासक था। किसका उपासक माना जाता है भाई? ये सूर्य का उपासक माना जाता है। फिर उसके बाद आता है प्रभाकर वर्धन की रानी यशोमती से 3 संतानें जैसे राज्यवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन और पुत्री राजश्री थी।
जो भाई प्रभाकर वर्धन के बेटे की मतलब उनकी पत्नी थी यशोमती, और यशोमती से 3 संतानें उत्पन्न हुई, जो राज्यवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन और पुत्री थी राजश्री, ये है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित्र द्वारा लिखी गई थी। तो हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? तो हर्षचरित्र लिखी गई थी बाणभट्ट द्वारा। हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी, और बाणभट्ट कन्नौज के राजा सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि थे। तो बाणभट्ट किसके राजकवि थे भाई? तो हर्षवर्धन है उसके दरबारी कवि थे। और हर्षचरित्र से हर्ष के जीवन एवं हर्ष के समय में भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भाई जो हर्षचरित्र है उससे में हर्ष के जीवन है, उनके मतलब भारत में क्या क्या इतिहास वगैरह उसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और हर्षचरित्र बाणभट्ट का एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की जीवनी। हर्षचरित्र एक संस्कृत कवि खालिस्तान द्वारा लिखी गई है, जो उसका संबंध थानेसर में से वर्णित करती है। तो किसके भाई? बाणभट्ट। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित्र लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो भाई मैंने है ना इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना हरियाणा के, जो वो पिछले वीडियो में करवा रखे हैं, अगर आप बोलो तो मैं एक बार फिर से उनको रिवाइज करवा देती हूँ। या फिर एक काम कर लेते हैं, शनिवार और एतवार को मतलब सैटरडे संडे को रिवीजन रख लेते हैं। उसमें मैं है ना आपको जो जो करवाती हूँ ना, उसका जो जितना भी करवाया हमने एक हफ्ते में, उसका रिवीजन क्लास मिल जाएगी कंप्लीट। ठीक है, जहाँ तक करवाया है वो रिवीजन क्लास मिल जाएंगी, और एक क्वेश्चन पेपर कर लिया करेंगे सैटरडे संडे को। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो भाई मेरे को ज़रूर बताना। फिर उसके बाद आता है हेनसांग के शासन के दौरान कौन आया था भाई? तो चीनी हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। चीनी यात्री हेनसांग सम्राट कब 606 से 647 में भारत आया था, और वह सम्राट की राजधानी कन्नौज 636 में पहुंचा था, और उसने अपनी यात्रा वृत्तांत सीयू की के नामक ग्रंथ में लिखी है। इसके द्वारा ये लिखी गई है ना सीयू की, तो उसमें इसने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। फिर उसके बाद आता है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था। तो राजा हर्षवर्धन का प्रसिद्ध नाटक कौन सा था भाई? तो वो था नागानंद। ठीक है, इसमें आता है कि नागानंद मतलब नागों का आनंद। राजा हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक राजा द्वारा रचित संस्कृत नाटक है, और यह 5 अंकों में लिखा गया है। कितने अंकों में लिखा गया है भाई? 5 अंकों में लिखा गया है, और यह संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटक में शामिल है। रत्नावली और प्रियदर्शिका राजा हर्षवर्धन की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। जो रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, वो राजा हर्षवर्धन की हैं, वो अलग अलग रचनाएं हैं। फिर हमारा आगे क्वेश्चन है, हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेसर के आसपास थी। तो थानेसर किसके आसपास थी भाई? तो वो आपको पता है कुरुक्षेत्र के आसपास थी। अलबरूनी के अनुसार हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेसर कुरुक्षेत्र के पास स्थित होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण थी। तो भाई ये क्या थी? थानेसर कुरुक्षेत्र के पास था, तो इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और थानेसर के शैव श्रम का प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण इसका नाम स्थानेश्वर पड़ा था। तो थानेसर में शैव श्रम जो प्रसिद्ध केंद्र है उसके कारण इसका नाम क्या पड़ा था? स्थानेश्वर पड़ा था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने थानेसर के पर खालिस्तान के दौरान शासन किया। कब से कब तक शासन किया भाई? 606 से 647 ईस्वी के बीच हर्षवर्धन ने शासन किया। और यद्यपि हर्षवर्धन अपने राज्यारोहण के समय बहुत समय पश्चात अपने साम्राज्य की राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। जिस टाइम पे भाई हर्षवर्धन राजा बना उस टाइम पे उसकी राजधानी थानेसर थी, लेकिन उसने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज कर दी थी। ठीक है, उसने अपनी राजधानी को चेंज कर लिया। उसके बाद है वही तो प्रतिहार ने शासन किया। कन्नौज पर सत्ता काबिज करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों ने भाग लिया। ठीक है, इस युद्ध में अंततः प्रतिहारों की विजय हुई। लास्ट में भाई ये जो युद्ध था इसमें किसकी जीत हुई? प्रतिहारों की जीत हुई। और यह संघर्ष 9वीं सदी के उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ था।
कन्नौज संसाधनों से समृद्ध एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से एक उपयोगी क्षेत्र था। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा खालिस्तान शासक था, तो वो कौन सा था भाई? थानेसर। इसमें है कि वर्धन वंश का प्रथम शासक प्रभाकर वर्धन थानेसर का शासक था। किसका शासक था भाई? थानेसर का शासक था। इसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। और प्रभाकर वर्धन गुप्त साम्राज्य के पतन के समय उत्तर भारत में थानेसर का राजा था। जिस टाइम पे गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ उस टाइम पे ये कहाँ का राजा था भाई? उत्तर भारत में थानेसर का राजा था। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी के मध्य तक वर्धन पुष्यभूति वंश अपने चरमोत्कर्ष काल रहा। और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई? 604 ईस्वी में होने के उपरांत ज्येष्ठ पुत्र जो था इनका राज्यवर्धन, उसके बाद हर्षवर्धन सिंहासनीय हुए। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, मतलब इससे बाद एक और है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा। कौन सा था भाई? नागानंद। तो ये सम्राट होने के साथ साथ एक जो समर्थक, शासक, कलाकार, लेखक और सभी धर्मों के प्रति एक उदार शासक था। ठीक है। इसको भाई सभी धर्म अच्छे लगते थे और ये लेखक भी था, कलाकार भी था। और हर्षवर्धन द्वारा रत्नावली लिखी गई, प्रियदर्शिका लिखी गई, नागानंद लिखी गई, सभी नाटकों की रचना इनके द्वारा की गई थी। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित्र खालिस्तान ने लिखी थी। तो हर्षचरित्र किसने लिखी थी भाई? हर्षचरित्र लिखी थी बाणभट्ट ने। हर्षचरित्र लिखी गई थी भाई बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित्र हर्ष का जो दरबारी कवि बाणभट्ट है उसके द्वारा लिखी गई थी। और हर्षचरित्र में 8 खंड हैं जिन्हें अच्छदवास कहा जाता है। और यह ग्रंथ हर्ष के शासनकाल का एक सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। और हर्षकालीन भारत की राजनीति और संस्कृति के ऊपर भी हर्षचरित्र से प्रकाश पड़ता है। भाई जो हर्षकालीन भारत की है वो उसकी भारत की राजधानी भारत की जो राजनीतिक और सांस्कृतिक है उसके ऊपर भी हर्षचरित्र का से प्रकाश पड़ता है। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब भाई मैंने अपनी वीडियो का टाइम टेबल बता दिया है, आप पोस्ट देख सकते हो, मैंने डाल रखी है। लेकिन एक बार फिर से मैं आप सभी को बता रही हूँ कि भाई 11 बजे मैं हरियाणा करंट अफेयर कराऊंगी, 1 बजे हिस्ट्री क्लास होगी थ्योरी के साथ, 4 बजे भाई जीके जीएस होगा 1 लाइनर, और 5 बजे हरियाणा जीके होगी, और 6 बजे होगा भाई स्टैटिक जीके। तो भाई अगर आप बोलोगे कि रीजनिंग वगैरह की या फिर हिंदी वगैरह की भी क्लास स्टार्ट कराऊं तो भाई वो मैं आपको वो भी करवा दूंगी। तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।